आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर महायुति की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विक्ट्री साइन दिखाते हुए आपको देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल इसी के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे ने उनका नाम सीएम पद के लिए प्रस्तावित किया है, और जो बाकी के 2 पद है, डेप्यूटी सीएम के जो पद है, वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ तकनीकी पद है, टेक्निकल पद है, लेकिन हम तीनों मिलकर सरकार चलाएंगे। उन्होंने कल की मुलाकात में अनुरोध किया है एकनाथ शिंदे से कि वो सरकार का हिस्सा रहे, और इस बात का उन्हें विश्वास है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने रहेंगे। 2 डेप्यूटी सीएम और साथ ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेने वाले हैं, और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी भी दी गई कि इसके बाद महायुति की बैठक होगी, तीनों दल के नेता मौजूद रहेंगे, जहां पर मंत्रियों के नामों का भी फाइनलाइजेशन होगा। जिन मंत्रियों के नामों का फाइनलाइजेशन होगा वो भी कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कल 5:30 बजे आजाद मैदान में महाराष्ट्र को मिलेगी नई सरकार और देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटा दिया है। संभल जाने और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की जिद पर अड़े राहुल गांधी को पुलिस ने बैरिकेड लगा करके आगे बढ़ने नहीं दिया, और इसी बीच लोगों की भारी भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 5 सांसदों के साथ संभल के दौरे पर निकले थे, और जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने रोककर वापस लौटा दिया। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की, और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। इधर संभल हिंसा के आरोपियों की जेल में समाजवादी पार्टी नेताओं से अवैध रूप से मुलाकात कराने के मामले में शासन ने मुरादाबाद के जेलर विक्रम यादव और डेप्यूटी जेलर प्रवीण सिंह को सस्पेंड कर दिया है, जबकि सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, ठाकुरद्वारा के सपा विधायक नवाब जान खां और अमरोहा में नौगावा सादात के सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह समेत करीब 15 सपा नेताओं ने जिला जेल में जाकर संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की थी। ये भी कहा था कि इनकी स्थिति को देखकर दिल में दुख होता है। और खबर अमृतसर से, जहां गोल्डन टेंपल में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि अकाल तख्त के सजा सुनाने के बाद सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर सेवादार बनकर टेंपल की पहरेदारी कर रहे थे। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ा। इसके बाद बादल को सुरक्षा घेरे में लेकर आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है, सभी जानकारी साझा की जाए। देखो ये गल ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ बचाव हो गया। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीती रात हल्की बर्फबारी हुई है। चंबा के मणिमेश, लाहौल स्पीति के रोहतांग, इसके साथ ही कुंजम दर्रा में कल बर्फबारी हुई और तस्वीरें मिल रही हैं। और इसके बाद मनाली ले सड़क वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पूरे विंटर सीजन में नॉर्मल से कम बारिश और बर्फबारी होगी और इससे पहले मॉनसून सीजन में नॉर्मल से 19% कम और पोस्ट मॉनसून सीजन में भी सामान्य से 98% कम बादल बरसे हैं। और अब विंटर सीजन में संकेत अच्छे नहीं मिल रहे, इसको लेकर व्यापारियों में भी चिंता बढ़ गई है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र में भी झटकों को महसूस किया गया। सुबह 7:27 पर लोगों ने ये झटके महसूस किए। राहत की बात यह रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक 20 साल में पहली बार तेलंगाना में इतना तेज भूकंप आया था। साउथ कोरिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रपति यूएन सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया। राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की शाम 7 बजे मार्शल लॉ की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अराजकता की स्थिति पैदा हो गई और इन सब के बीच देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से यानी कि 190 शून्य से इस फैसले को पलटा था, जिसके बाद राष्ट्रपति को मार्शल लॉ हटाने का उनकी तरफ से अनाउंसमेंट फिर से किया गया और करीब 6 घंटे बाद ही रात 1 बजे ही दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा दिया गया। वहीं मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ ही घंटों बाद दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरिया की 6 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी दरअसल पेश किया है। इम्पीचमेंट के लिए यहाँ पर पेश किया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन है आज। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिर, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी और परेशान हूँ। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का भी मामला है। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। कट्टरपंथियों के हाथों उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। जरा सुनिए। महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई फील एक्सट्रीमली सैड एंड अपसेट टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश टू आवर Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से संसद गेट पर प्रदर्शन ना करने की अपील की है। स्पीकर ने कहा कि उन्हें कई महिला सांसदों की शिकायत मिली है, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल संभल मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेता मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से मकर द्वार पर प्रदर्शन ना करने की अपील की। दिल्ली के नैबसराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घर से मां बाप और बेटी का शव बरामद हुआ। जिस वक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उस दौरान बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था और जब वो वापस लौटा तो देखा कि तीनों की हत्या हो चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं फेंगल तूफान गुजरने के बाद भी कई राज्यों में बादल छाए हुए हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक रात के तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा और इससे कई राज्यों में कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है।
वहीं पहाड़ों से आ रही हवाओं ने उत्तर भारतीय राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। राजस्थान में 5 दिसंबर से सर्दी के तेवर थोड़े तेज हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद यहां उत्तरी सर्द हवा चलेगी और इससे अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी इस समय 2 तरह का मौसम है। फेंगल तूफान की वजह से एमपी में बादल छाए हुए हैं। रात का टेम्परेचर 6 डिग्री तक जा पहुंचा है। दूसरी ओर बर्फीली हवाओं की वजह से ग्वालियर चंबल ठिठुर रहे हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। यही नहीं, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:20 से 7:26 के बीच में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इसके साथ ही मुलुक जिले के मेदराम में रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया और पता चला कि गोदावरी नदी के तल में काफी कंपन हो रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ देर के लिए धरती हिली, कुर्सियों पर बैठे कई लोग झटके से नीचे गिर पड़े और बताया गया कि भूकंप का केंद्र मुलुक जिले के मेदाराम इलाके में स्थित था। राजस्थान के चूरू के सरदार शहर में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर सफारी गाड़ी और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों आमने सामने आ गए, दोनों में टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि सफारी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सफारी गाड़ी सरदार शहर से हनुमानगढ़ की ओर जा रही थी और कैंटर हनुमानगढ़ की ओर से आ रहा था। इसी बीच दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे 2 लोगों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो कार में फंसे लोग थे उन्हें निकाला गया। सूचना मिलने पर सरदार शहर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। चीन और फिलीपींस की समुद्री सुरक्षा में लगे हुए अधिकारियों ने बुधवार को दक्षिण चीन सागर में विवादित तट के आसपास समुद्री टकराव के बारे में विरोधी बयान दिए हैं, जो कि पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नए विवाद की वजह बन सकते हैं। ये घटना नवंबर में एक राजनयिक विवाद के बाद शुरू हुई और पूरा मामला अपने क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर था। इस बात का दावा यूएन में समुद्री चार्ट पेश कर दिया गया है और दोनों ही देशों के बीच तनाव समुद्री सीमा को लेकर ही है।